बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशनल आइटरेशन मेथड। तो ये मेथड है, ये दोनों इक्वेशंस के लिए यूज होता है, चाहे वो डिफरेंशियल हो चाहे वो इंटीग्रल हो। ठीक है, उसके अलावा ये जो मेथड है इसके अंदर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जो हमें चीज मिलती है वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन होती है, मतलब कि हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। अगर आप लोग बात करें जो है एडोमियन की, तो उसमें क्या था कि हमारे पास कंपोनेंट्स की वैल्यू आती, चीज को सम करके हम लोग अपने सोल्यूशन को फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मिलेंगी जिसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर तो पहले बात ये कि अगर वो जो जितनी भी अप्रोक्सीमेशन हमारे पास होंगी, अगर वो कंबाइन होकर कोई सीरीज की शक्ल बनती हुई या किसी फंक्शन की शक्ल बनती हुई, हम उसको पहले वो बनाएंगे, उसके बाद उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर उसके अंदर हमारे पास नॉइज टर्म्स आ रही हो जो कि आपस में कैंसिल हो रही हुई, तो वो तमाम नॉइज टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास हमारा यू ऑफ एक्स अल्टीमेटली आ जाएगा। ठीक है, तरह से जो वेरिएशनल आइटरेशन मेथड है ये एप्लीकेबल होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। इसका मतलब ये कि आप जो है इस मेथड को डायरेक्ट इंटीग्रल इक्वेशंस पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो वेरिएशनल आइटरेशन मेथड से फाइंड करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली जैसे कि एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड है या फिर मॉडिफाइड मेथड है, तो वो डायरेक्टली जो है इंटीग्रल इक्वेशन पे अप्लाई होती है। लेकिन ये क्या करता है, इसको अगर आपने इसके जरिए आपने किसी इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना है, तो पहले उसको आपने डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना है। किसी भी प्रॉपर मेथड से किसी इंटीग्रल को डिफरेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो इट मे बी डिफरेंशियल इक्वेशन और इट मे बी इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि ये भी हो सकता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन बने, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो है इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों जो है वो एक साथ मौजूद हो। तो इन दोनों में से कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी और फिर उसके ऊपर आप लोग वेरिएशन आइटरेशन मेथड जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कर्नल जो है वो इजीली सेपरेबल हो सकता है, मतलब कि कर्नल कोई भी है एक्स स्क्वायर टी, तो अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर जो है और जो टी है वो दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, उसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ टी जो है वो कह सकते हैं। तो अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों इजीली सेपरेट हो सके, तो वहां पे जो है ये वेरिएशनल आइटरेशन मेथड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है जिसको हमने सोल्व करना है, तो उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि फ्रेडहाम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। और उसको सोल्व करने के जो हमारे स्टेप्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है जनरल फॉर्म है हमारे पास फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन की, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो तो फिर वो फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन होती है। हमने डिस्कस किया कि हम लोग वेरिएशनल आइटरेशन मेथड को डायरेक्टली किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, पहले उसको हमें जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने से पहले यहाँ पे एक बात ये है कि अभी हमने बात की थी कर्नल जो है अगर तो वो सेपरेबल होगा तो हम क्या करेंगे, जो टी वाली टर्म होगी, जो टी वाला फंक्शन होगा उसको हम अंदर रखेंगे, जो एक्स वाला होगा उसको हम बाहर रखेंगे। ठीक है, इस बात का हमने ख्याल रखना है। अगर तो सेपरेबल होता है तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर सेपरेबल नहीं होता तो उसके लिए हमारे पास अदर केसेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इस बात का आपको ख्याल रहे कि इसका डेरिवेटिव भी आएगा यू डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव भी आएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप देखें तो इस पूरी टर्म के अंदर एक्स मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज जो है एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगी, और जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, एग्जांपल यहाँ पे अगर एक्स लिखा होता और यहाँ पे आपके पास 2 लिखा होता, तो हमारे पास इसका आंसर, इसका डेरिवेटिव जो है वो 2 आता है, क्योंकि एक्स का तो 1 हो जाता है और 2 जो है वो साथ 1 के मल्टीप्लाई होकर हमें 2 डेरिवेटिव देता है। अब यहाँ पे हमारे पास सीन क्या आएगा, ये जी ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स है। ठीक है, 1 नहीं है। ये जो इंटीग्रल है ये क्या करेगा, इस जी डैश ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे एज इट इज पड़ा रहेगा, क्योंकि एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन अभी बनी थी ये हमारे पास इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है और डिफरेंशिएशन भी। ये देखिए यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है और यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएशन, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सिर्फ 1 टाइम जो है वो डिफरेंशिएट किया है। अब इसको सोल्व करने के लिए ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोग डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आपके पास उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन लाजमी होनी चाहिए। अब इनिशियल कंडीशन किस पे डिपेंड करती है, आपके पास जितना यहाँ पे ऑर्डर होगा, अगर आपके पास 2 ऑर्डर है, ठीक है, ये जो इक्वेशन का, तो आपके पास कम से कम 2 इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए उसको सोल्व करने के लिए। अगर 1 है तो आपके पास 1 होनी चाहिए। अब हमारे केस में जो हमारी इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है, तो हमें यहाँ पे 1 जो है इनिशियल कंडीशन चाहिए होगी, उसको भी हम फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। उससे पहले यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि इसको अब सोल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोग इसको वेरिएशनल से सोल्व कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं जी करेक्शन फंक्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्शन फंक्शनल जो है वो एक इक्वेशन होती है, एक फार्मूला होता है जिसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं और उस तरह से हमारे पास यू नोट ऑफ एक्स, यू वन ऑफ एक्स सबका आंसर जो है वो हमें मिल जाता है। अब वो फार्मूला किस तरह से बना है उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपके पास वेरिएशनल मेथड जो है वो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा।
होगा क्या, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आपने n+1 करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी हम फाइंड कर रहे होंगे उससे पहला वाला हमें पता होगा। अब सबसे पहला हमारे पास u नॉट ऑफ x है। अब आप कहेंगे उससे पहला हमें पता नहीं है, तो u नॉट ऑफ x के लिए ये बात आपने जहन में रखनी है कि वो हमेशा हमारे पास जो हमारी इनिशियल कंडीशन होगी उसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि u नॉट ऑफ x इज इक्वल टू u0, मतलब आप जो भी इनिशियल कंडीशन फाइंड करेंगे वो उसके इक्वल होगा। तो इस केस में हमें n को लेट करने की जरूरत नहीं है। फर्दर उससे आगे जो है 1 फाइंड करने के लिए, 2 फाइंड करने के लिए हम लोग n को 1 और 0 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे हमने आपने क्या करना है, n लिखना है, n+1। यहाँ पे अगर आप 0 रखेंगे तो ये u1 ऑफ x बन जाएगा, अगर आप 1 रखेंगे तो ये 2f(x) बन जाएगा। यहाँ पे जो भी टर्म आ रही होगी उससे एक कम, यानी कि पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आप पुट करेंगे एज इट इज ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। बात हो रही थी फ्रेडहाम की, तो यहाँ पे आपके पास जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो फंक्शन ऑफ x क्यों आए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं करेक्शन फंक्शनल की। हमेशा करेक्शन फंक्शनल के अंदर, वेरिएशनल के अंदर आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट लिमिट होगी वो होगी जी वोल्टेरा वाली, मतलब कि 0 to x। उस जो लैग्रांज मल्टीप्लायर है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई ना कोई फंक्शन भी हो सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके पास कि आपकी जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर कितना है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की है तो आपके पास जो है इसकी वैल्यू -1 होगी। अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की है तो आपके पास एक्साइल -x यूज होगी इसकी वैल्यू। अगर आपके पास थर्ड है, फोर्थ है, तो ये वाली वैल्यूज यूज होंगी। हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि जितना मर्जी यहाँ पे ऑर्डर हो, आप लोग लैग्रांज मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आगे जब नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल के, वो क्या होगी जी कि जो आपने अभी u1 ऑफ x यानी कि जो पिछले कंपोनेंट की वैल्यू आपने फाइंड की होगी उसका आपने उसको पहले इन टर्म्स ऑफ t लिखना है, उसके बाद आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, उसको पहले इन टर्म्स ऑफ t लिखना है, फिर उसका डेरिवेटिव लेके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन ऑफ x होता है हमारे इक्वेशन के स्टार्ट में, उसको आपने पहले इन टर्म्स ऑफ t लिखना है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेना है। सेम एज इट इज यहाँ पे जो g ऑफ x अभी हमने सेपरेट किया था कर्नल के अंदर से, उसको आपने इन टर्म्स ऑफ t लिखना है, उसका डेरिवेटिव लेना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। और जो अंदर आपके पास ht बचा हुआ था, यानी कि कर्नल में से आपके पास जो t वाला फंक्शन था, उसको आपने इन टर्म्स ऑफ r यहाँ पे पुट करना है। और जो आपका पिछले कंपोनेंट की वैल्यू अभी आपने फाइंड की होगी उसको आपने यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ r पुट करना है। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे अगर आपको इस फार्मूले की समझ अच्छे से आ गई। दूसरी बात ये कि ये जो इंटेग्रल है, सिर्फ ये वाला इंटेग्रल, ठीक है, ये सोल्व होगा r के करेंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा, फिर जो ये ब्रैकेट लगी हुई है, ये जो इसका आंसर आएगा वो, और ये पूरी ब्रैकेट वाली टर्म्स, मतलब कि 3-4 टर्म्स जो हैं इनकी फिर इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्साई, और उसकी लिमिट्स क्या होंगी आपके पास 0 to x। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। दो इंटीग्रेशन है, इस वाली इंटीग्रेशन जिसमें आप r के रिस्पेक्ट अपनी इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी जो लिमिट्स हैं वो कौन सी लिमिट्स होंगी, फ्रेडहाम वाली जो आपके क्वेश्चन की लिमिट होगी। ठीक है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। लेकिन उसके बाद जब उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो मेन वाली बाहर इंटीग्रेशन है वो आपकी कौन सी होगी, फ्रॉम 0 to x, और उसको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्साई।